हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको इशू ऑफ डिबेंचर पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब हम बात करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इट मींस रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, क्योंकि जितने भी डिबेंचर्स कंपनी कॉमन सील का यूज करते हुए इशू करती है वो हमेशा प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, और वो पीरियड ऑफ टाइम उस डिबेंचर सर्टिफिकेट पर, उस डिबेंचर डॉक्यूमेंट पर ऑलवेज मेंशन होता है। जैसे ही वो पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट हो जाता है, उस डेट को कंपनी इस बात के लिए बॉन्ड होती है कि उस पर्टिकुलर डिबेंचर की अमाउंट डिबेंचर होल्डर को रीपे कर दी जाए, वापस कर दी जाए। और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर हमेशा रिपेबल होता है एक स्पेसिफाइड टाइमिंग पीरियड, और इस पे हमेशा इंटरेस्ट की अमाउंट, इंटरेस्ट की रेट ऑलवेज प्री डिटरमाइंड होती है, जिसमें कंपनी के प्रॉफिट या लॉस होने पर, कम या ज्यादा होने पर उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आता है। डिबेंचर हमेशा सिक्योर्ड होते हैं। बेसिकली जब भी डिबेंचर इशू किया जाता है वो क्या होता है, सिक्योर्ड होता है। इसलिए जो लोग रेगुलर इनकम चाहते हैं उनके लिए शेयर के कंपैरिजन में डिबेंचर पे इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो चाहते, अगर रेगुलर इनकम आप चाहते हो तो उस कंडीशन में डिबेंचर में क्या होगा, बेहतर ऑप्शन आपके लिए होगा, क्योंकि शेयर्स प्रॉफिट होने या ना होने की सिचुएशन में अलग अलग का क्लॉज लेके आती है। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बट डिबेंचर की कंडीशन में कंपनी को प्रॉफिट हो ना हो, कम हो ज्यादा हो, हमेशा हर कंडीशन में कंपनी डिबेंचर्स के इंटरेस्ट को पे करने के लिए बॉन्ड होती है, और इसके अमाउंट का रीपेमेंट, क्योंकि हमेशा डिबेंचर एक स्पेसिफाइड टाइमिंग पीरियड के लिए इशू किया जाता है। ये उसी तरह है जैसे एक लोन हमेशा स्पेसिफाइड टाइमिंग पीरियड के लिए होता है, और वो टाइम के कंप्लीट होने पर पार्टी इन जो भी लोन प्रोवाइड कर रहा है, लोन प्रोवाइडर है, उसको क्या करना होता है, पैसा वापस करना होता है। तो प्री डिटरमाइंड के डेट के कंप्लीट होने पर, पीरियड के कंप्लीट होने पर कंपनी डिबेंचर के अमाउंट को रीपेमेंट कर देता है। ये रिडम्पशन कैसे किया जाता है उसके आपको बात करेंगे। सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसके तीन सोर्सेस हो सकते हैं, तीन ऑप्शन हो सकते हैं। बाय इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। फर्स्ट कंडीशन में हम जो आपसे बात कर रहे हैं, जब कंपनी डिबेंचर को रिडम्पशन करने के लिए फ्रेश शेयर्स इशू करती है या डिबेंचर्स इशू करती है, और उससे जो भी अमाउंट जनरेट होती है, कैश फाइनेंस रेस होता है, उससे क्या किया जाता है, जो पुराने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना है उसका रिपेमेंट कर दिया जाता है। ये दोनों एक दूसरे को एडवर्सली अफेक्टेड करते हैं, एक कैंसिल होता है और दूसरा इशू होता है। सेकेंड कंडीशन, आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल से जब कंपनी अपने डिबेंचर का रिडम्पशन प्रोसेस वर्कआउट करती है तो उसे कंपनी को सेबी गाइडलाइन कहती है कि कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले जितने भी डिबेंचर्स को रीपे करना है उसके 25% अमाउंट कम से कम आपके डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में अवेलेबल होनी चाहिए। इस कंडीशंस को कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग फॉलो करना, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करना हर कंपनी के लिए मस्ट होगा। जब भी आउट ऑफ कैपिटल प्रोसेस में जाएगा, आउट ऑफ कैपिटल सोर्स ऑफ फाइनेंस का यूज करेंगे रिडम्पशन करने के लिए, तो कम से कम 25% अमाउंट डीआरआर में अवेलेबल होना मस्ट होता है। थर्ड सिचुएशन, अगर सोर्स ऑफ फाइनेंस में थर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट कंडीशन में जाके कंपनी रिडम्पशन प्रोसेस को, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को वर्कआउट करने का काम करती है, तो उस सिचुएशन में सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 25% डीआरआर की अवेलेबिलिटी नहीं, 100% डीआरआर में फंड अवेलेबल होना चाहिए। 100% फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर जिसका रिडम्पशन हमको करना है उसके 100% अमाउंट डीआरआर के रूप में हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। हमने आपको बताया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, सोर्स ऑफ फाइनेंस जिसके थ्रू हम रिडम्पशन प्रोसेस को वर्कआउट कर सकते हैं, जिसमें हमने आपको बताया इश्यू ऑफ शेयर, शेयर नया इशू किया, डिबेंचर नया इशू किया, उससे हम रिडम्पशन कर दें।
आउट ऑफ कैपिटल प्रोसेस, आउट ऑफ कैपिटल की कंडीशन में कम से कम 25% अमाउंट हमारे पास DRR में अवेलेबल होना चाहिए, तभी हम इस प्रोसेस को वर्कआउट कर सकते हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट कंडीशन, उस कंडीशन में हमारे को 25% नहीं 100% अमाउंट DRR में अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी को रन कराने के लिए कंपनी के कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं, क्योंकि कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के वर्कआउट नहीं कर सकती। वैसे ही कंपनी के जो शेयर्स या डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं या रीपे किए जाते हैं, उनको भी कंपनी के रूल्स को फॉलो करना मस्ट होता है। इस कंपनी की जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है वो सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फुलफिल की जाती है। तो सेबी गाइडलाइंस फॉर रिडम्पशन, रिडम्पशन को लेकर सेबी की क्या गाइडलाइन है? सेबी का पहले मैं आपको क्लियरिफिकेशन दे दूं। सेबी इट मींस सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अकॉर्डिंग कुछ नॉर्म्स बताए गए हैं जिसको फुलफिल करके ही कंपनी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के वर्कआउट को सॉल्व आउट कर सकती है। फर्स्टली उसे क्या है, DRR मेंटेन करना मस्ट होगा, चाहे वो डिबेंचर हमारे कन्वर्टेबल डिबेंचर हो, DRR क्या हो, मस्ट होगा और उसे फुलफिल करना होगा। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की जिनमें कन्वर्जन का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिनको हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनके लिए DRR का क्रिएशन मस्ट होता है। DRR should be at least 25%। DRR कितना होना चाहिए? at least 25%। जिस डेट को आप अपने डिबेंचर्स का रिडेम्पशन स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले at least 25% अमाउंट हमारे पास DRR डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में अवेलेबल होनी चाहिए। ये दो से भी गाइडलाइन को फुलफिल करके ही कोई कंपनी अपने रिडेम्पशन प्रोसेस को वर्कआउट कर सकती है। कुछ एग्जेम्पशन भी हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को मेंटेन करने के कुछ एग्जेम्पशन भी हैं, बताए गए हैं। उसमें फर्स्ट एग्जेम्पशन है कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन RBI के अंडर में वर्क कर रही है, गवर्न हो रही है, RBI इट मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो और बैंकिंग की फाइन का वर्क कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी DRR मेंटेन करने की हमको जरूरत नहीं है। थर्ड एक्सेप्शन हमको बताया गया है, अगर कोई कंपनी हाउसिंग फाइनेंस का काम कर रही है, हाउसिंग फाइनेंस के लिए रजिस्टर्ड है और नेशनल हाउसिंग बैंक के गवर्निंग में वर्क कर रही है, तो इन तीनों कंडीशन में उसे DRR मेंटेन करने की डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मेंटेन करने की कंपलसरी कॉन्सेप्ट बताया गया, कंडीशन बताई गई है। इन तीन सिचुएशंस में उनको DRR मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कोई कंपनी जब डिबेंचर का रिडेम्पशन स्टार्ट करती है तो उसे और भी कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है। एक उसमें कंडीशन बताई गई है, कंडीशन ऑफ इन्वेस्टिंग। जब भी कंपनी अपने डिबेंचर का रिडेम्पशन प्रोसेस स्टार्ट करती है तो वो जब भी आपके डिबेंचर रिडेम्पशन प्रोसेस को स्टार्ट करें उससे पहले आने वाले 30 अप्रैल तक उसके पास 15% ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर का फेस वैल्यू का इन्वेस्टमेंट हो जाना चाहिए जब भी करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 30 जून 2019 को करना है तो उससे पहले आपके पास कब आ जाना चाहिए? 30 अप्रैल 2019। 30 जून को करना है तो 30 अप्रैल उससे पहले जो भी आया तो आपको कर लेना है। अगर 31 मार्च 2020 को अगर करना है तो उससे पहले जब आपको कब आएगा 30 अप्रैल 2019 को हमको कम से कम 15% हमारे पास DRI डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट तैयार हो जाना चाहिए। जब तक ये डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक कंपनी अपने डिबेंचर रिडेम्पशन प्रोसेस को फाइनलाइज नहीं कर सकती है।